हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। तो खैर एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो परचेज बुक, सब्सिडरी बुक पढ़ रहे थे हम, जिसका पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में कैश बुक किया था। और आज इस चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 के अंदर हम रिमेनिंग बची हुई सब्सिडरी बुक, जो कि सेल्स बुक होने वाली है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक होने वाली हैं, तो उनका बारे में जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं कैसे नहीं। तो अगर नहीं देखा है अभी तक आपने पार्ट 1 यानी कि परचेज बुक कैसे बनाई जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर सबसे पहले आप परचेज बुक देख लीजिए, क्योंकि अगर परचेज बुक बनाना नहीं सीखा तो आज की क्लास उसकी आगे की सक्सीडिंग क्लास है, तो ऑब्वियसली आगे का कंटेंट थोड़ा कम समझ में आएगा। तो चलिए जी, इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, करते हैं बातों की शुरुआत। तो सबसे पहले एक बार फिर कितनी तरह की आपकी सब्सिडरी बुक होती है, यही हम बातें करते हैं। तो परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है। परचेज बुक हमने लास्ट क्लास में बनानी सीखी थी। आज की क्लास के अंदर हम सेल्स बुक बनानी सीखेंगे, परचेज रिटर्न बुक बनानी सीखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनानी सीखेंगे। थियोरेटिकली बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल भी बुक भी होती है, बट ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी, पेपर के अंदर नहीं आएगी, तो इसे बनाना सीखना जरूरी नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज बुक, आज की इस क्लास में सीखेंगे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी की सारी किताबें मेरे बाबू। तो आओ सीधा क्वेश्चन की मदद से ही बातें करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है जी, सेल्स बुक बनानी है। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि परचेज बुक में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं आती, तो सेल्स बुक में भी कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं आती। साथ ही साथ अगर कोई एसेट की सेल है तो वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कुछ गौर करें तो भाई, टेबल, फर्नीचर, अलमीरा, स्टूल, यानी हमारा जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली फर्नीचर का बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो किसका है? फर्नीचर का बिजनेस है। अब क्या कोई कैश ट्रांजेक्शन है? तो देखो, फोर कैश ऐसा करके कुछ लिखा तो नहीं है। नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है। हाँ, अचानक से ये सोल्ड ओल्ड फर्नीचर की ट्रांजेक्शन आ गई तो है तो सेल की ट्रांजैक्शन, लेकिन पर प्रिंटर कहां से आ गया? अब हमारा स्टूल फर्नीचर के बीच में ये प्रिंटर अचानक से आ गया है, तो ये सेल ऑफ एसेट है, और ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन हम निश्चित तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी सेल्स बुक के अंदर। तो फॉर्मेट तो कैसा होता है सेल्स बुक का? काफी ज्यादा आसान ही है, बिल्कुल परचेज बुक के जैसा ही होने वाला है। तो आओ जरा करें बातों की शुरुआत। तो सेल्स बुक बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही सेम टू सेम फॉर्मेट। यहां पर डेट का कॉलम बनाते हैं, देन उसके बाद में हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। पहले डेट का कॉलम, देन इसके बाद में पर्टिकुलर्स, देन इसके बाद में इनवॉइस नंबर। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि पहले एलएफ बनाओ बाद में इनवॉइस नंबर, या पहले इनवॉइस नंबर बाद में एलएफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इसके बाद में यहां पर डिटेल्स का कॉलम बनाते हैं आप। और बस जो मेन मेन नई बात है, जो थोड़ी सी कुछ अलग बात है, तो वो बस इतनी सी है कि यहां पर आप सेल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है जी। वहां पर तो आप परचेज बुक में कॉस्ट लिख रहे थे, अमाउंट लिख रहे थे, तो यहां पर आपको अमाउंट नहीं लिखनी बल्कि सेल वैल्यू लिखनी है। अदरवाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के क्या तरीके में कोई बदलाव आने वाला है? तो जवाब है ना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका बिल्कुल वही पुराना रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पार्टी को हमने सामान बेचा, तो हरी एंड कंपनी कोलकाता को हमने सामान बेचा, तो डन जी डन। इस तारीख को जनवरी 5, तो 2022 जनवरी 5, हरी एंड कंपनी। तो हरी एंड कंपनी कहां के हो तुम? हरी, तो कोलकाता। और बस पार्टी नेम लिखने के बाद में यहां पर अंडरलाइन करेंगे जो भी सामान आपने बेचा, यानी कि 10 टेबल 1100 के हिसाब से, 20 शेयर 1000 के हिसाब से। तो 10 टेबल 1100 के हिसाब से, और 20 शेयर 1000 के हिसाब से, है ना? तो यही था ना, 10 टेबल 1100 के हिसाब से और 20 चेयर 1000 के हिसाब से। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ भी बोले लेकिन यहां रुपीस का साइन लगाना ना भूले प्राइस के केस में। और बस उसके बाद में तो आपको अमाउंट को मल्टीप्लाई करके ही लिख देना है, यानी आगे का जो तरीका चल रहा है वो बिल्कुल परचेज बुक के जैसा ही तो है। बस परचेज बुक में दिखाते हैं कि किस पार्टी से खरीदा, यहां दिखा रहे हैं किस पार्टी को बेचा। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वही रहने वाला है, यानी कि यहां पर 11,000, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करते, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 20,000, और ऑब्वियसली अब निकाल देंगे टोटल, जो टोटल हो जाएगा 31,000, और इसको सेल वैल्यू कॉलम के अंदर दिखा देंगे। जो अलग बात है वो बस इतनी सी है कि यहां पर सेल वैल्यू का कॉलम दिखाना है आपको। ठीक है जी, कोई ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं। बाद में जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन की, मेजर शर्मा एंड कंपनी को बेचा है हमने सामान, तो अकॉर्डिंगली दिखा देंगे जी मेजर शर्मा एंड कंपनी, मेजर शर्मा एंड कंपनी कहां की है? शर्मा जी। तो 10 जनवरी को सामान बेचा है और दिल्ली के हैं शर्मा जी। तो 10 जनवरी को सामान बेचा है
और दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली की है पार्टी। जगह का नाम ना भी लिखें तो चलेगा, लिख दें तो थोड़ा अच्छी बात हो जाती है, अच्छा लगता है देखने में, वैसे भी करने में कुछ खास काम नहीं है यहाँ पर। 5 अलमीरा 5,000 के हिसाब से, 5 स्टूल 1,000 के हिसाब से, ठीक है जी, ओके। तो 5 अलमीरा बेची हैं, 5 अलमीरा बेची हैं, एक एक अलमीरा कीमती है 5,000 रुपए की, हालांकि ज्यादा भी कीमती नहीं। इसके अलावा 5 स्टूल बेचे हैं, स्टूल तो कीमती हैं 1,000 रुपए का कहाँ आता है स्टूल, काफी अच्छा स्टूल। खैर, तो 5,000 के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करके 25,000 निकाल देंगे, 1,000 के हिसाब से 5 स्टूल तो 5,000 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली टोटल विल बी 30,000। अकॉर्डिंगली टोटल को सेल वैल्यू कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे मेरे बच्चा। और बस इसी के साथ ये ओल्ड प्रिंटर वाली ट्रांजैक्शन तो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, इसके लिए तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के नीचे एक छोटू सा प्यारा सा बस नोट लिख के दिखा देंगे, क्या कि ट्रांजैक्शन डेटेड जनवरी 20 विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन डेटेड जनवरी 20 विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज इट इज अ सेल ऑफ एन एसेट, क्योंकि ये सेल ऑफ एन एसेट है तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की जाएगी मेरे बाबू। तो जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन, सोहन लाल एंड ब्रदर्स कोलकाता, तो सोहन 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 लाल एंड ब्रदर्स। अब ब्रॉस ब्रॉस मत पढ़ा करो, इसे ब्रॉस पढ़ने लगते हैं, तो ब्रॉस नहीं है, ब्रदर्स है, ब्रदर्स, तो BROS मतलब ब्रदर्स। तो खैर जनवरी 25 को तो 5 टेबल 2500 के हिसाब से, तो 5 टेबल इस बार टेबल मेरे ख्याल से कैसी हैं, अच्छी क्वालिटी की है, कैसी है, जैसी मर्जी है, हमें क्या। खैर, तो 5 टेबल 2500 के हिसाब से, इसके अलावा एक रिवॉल्विंग चेयर 5,000 के हिसाब से, तो एक रिवॉल्विंग चेयर 5,000 के हिसाब से। खैर, तो डन, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके यहां बन जाएगा मेरा 12,500, और यहां तो एक ही चेयर है तो अकॉर्डिंगली 5,000 रुपए, ठीक है जी, ओके। और अकॉर्डिंगली टोटल विल बी 18,000, और बस यही 18,000 यहां जाएगा सेल वैल्यू के कॉलम में। और जैसा कि परचेज बुक करते वक्त हमने कहा था कि परचेज बुक का टोटल करना होता है, और ध्यान रखिएगा, एक बार फिर चेता देता हूं मैं कि यहां गलती से भी यहां डिटेल के कॉलम का टोटल नहीं करना है आपको, डिटेल के कॉलम का टोटल बिल्कुल नहीं करना, आपको टोटल करना है किस चीज का, तो सेल वैल्यू के कॉलम का। परचेज बुक के अंदर करते हो आप कॉस्ट कॉलम का टोटल, सेल बुक के अंदर करोगे आप सेल वैल्यू का टोटल, तो बस अकॉर्डिंगली सेल वैल्यू का टोटल कर देंगे हम। तो कितना आएगा ये आएगा मेरा 60 और 78 और 79, तो 79,000 आ जाएगा। और हमने कहा था, हम बार बार कहेंगे कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, तो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाता है ये, ठीक है जी। तो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाता है, तो सेल बुक का टोटल बताओ कहां जाएगा, तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, तो सेल्स का नेचर तो क्रेडिट होता है, तो यहां पर क्रेडिट डॉट 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 ऐसे करके लिख देंगे। यहां जर्नल की तरह टू मत लिख देना, जैसे जर्नल के अंदर करते हैं कि क्रेडिट वाली चीज को तो टू नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा ना करिएगा, सेल्स अकाउंट और यहां पर क्रेडिट। और जैसा कि हमने कहा था क्या कि इसकी डेट क्या होगी, तो जनवरी महीने की ट्रांजैक्शन चल रही है, तो जनवरी महीने का आखिरी दिन, वो आखिरी दिन 31, तो 31 ऑफ जनवरी को हम ये डेटा ट्रांसफर करेंगे, सेल्स अकाउंट में सारा का सारा टोटल ट्रांसफर किया करेंगे। तो देखो, करने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही है, लगभग पूरी तरह से, बस यहां पर सेल वैल्यू दिखानी है, यहां परचेज के बजाय सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, अदरवाइज तो चीजें बिल्कुल सेम है। मैंने कहा था आपको सिर्फ परचेज बुक बनानी सीखनी है, सेल्स बुक खुद ब खुद सीख जाओगे आप। और जो अगली आने वाली किताब है, कौन सी किताब है अगली, परचेज रिटर्न बुक है सर जी। तो देखो, मेजरली हमारा अंतर क्या पड़ा है, तो अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना पड़ा है कि जहां परचेज बुक कॉलम के अंदर आप कॉस्ट कॉलम दिखाते थे, तो सेल्स बुक के अंदर आप सेल वैल्यू दिखा रहे हो, बस इतना ही तो अंतर पड़ा है ना। तो ऐसे ही यहां क्या आएगा, परचेज रिटर्न। तो देखो, परचेज बुक में आप कॉस्ट कॉलम दिखा रहे हो, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर कॉस्ट कॉलम ही दिखाओगे, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर सेल वैल्यू दिखाओगे। खैर, इसके अलावा क्या कोई और अंतर भी आते हैं? हाँ जी, अंतर आते हैं, थोड़े से अंतर आते हैं। क्या आते हैं, जरा सुन लेते हैं आराम से बातों को। तो देखो, यहां पर एक कॉलम हम बनाते हैं, कौन सा, इनवॉइस नंबर का। यहां पर भी एक कॉलम बनाते हैं हम इनवॉइस नंबर का, लेकिन यहां पर नहीं बनेगा आपका इनवॉइस नंबर का कॉलम, बल्कि इनवॉइस नंबर के बजाय हम एक दूसरे डॉक्यूमेंट
प्रिपेयर करते हैं। ये बात उम्मीद करता हूं शुरुआती चैप्टर यानी कौन सा चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि एक चीज होती है डेबिट नोट जो हम बनाते हैं इन केस ऑफ अ परचेज रिटर्न। तो जब जब परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन होती है तो डेबिट नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, और जब भी सेल्स रिटर्न की बातें होती हैं तो बनता है क्रेडिट नोट। तो खैर अब अगर ये वाली बातें नहीं भी जानते हैं तो भैया याद कर लो, नालायक को याद कर लो कि परचेज रिटर्न के केस में बनेगा डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के केस में बनेगा क्रेडिट नोट। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेट वाइज तो फॉर्मेट वाइज चीजों को लिखने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। लिखने का तरीका वो का वही रहेगा कि भाई जो भी सामान है सबसे पहले पार्टी का नाम देन सामान देन अमाउंट, इसी तरीके से रहेगा। बस ये कॉलम वगैरह थोड़े से बदल जाएंगे। अब जैसे जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका किस चीज का, वो है आपका परचेज रिटर्न बुक का। परचेज रिटर्न बुक का तो क्या कहा था मैंने परचेज रिटर्न बुक के केस में कि परचेज रिटर्न बुक के केस में सबसे पहले तो क्योंकि परचेज बुक में कॉस्ट का कॉलम आता है तो परचेज रिटर्न बुक में भी कॉस्ट का कॉलम आएगा। हाँ परचेज बुक में तो इनवॉइस नंबर आता है बट परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आएगा। तो बस ये डॉक्यूमेंट के नाम बदलने हैं, चीजों को लिखने का तरीका वही सेम टू सेम रहने वाला है। तो अगर मैं फॉर्मेट वाइज बात करूं, लो आओ सबसे पहले फॉर्मेट ही बना के खत्म करते हैं। तो बस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चीजों को लिखने का तरीका हमारा वो का वही रहेगा। और जो हमारी पुरानी बातें हैं ना, कौन सी हमारी पुरानी बातें कि भैया कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं आती, एसेट की ट्रांजैक्शन तो नहीं आती, तो वो बातें अभी भी रहेंगी हमारी। अगर बाय चांस परचेज रिटर्न बुक के क्वेश्चन में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आई तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, एसेट की ट्रांजैक्शन आई तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। फॉर्मेट वाइज यहां फिर वही पुराना डेट का कॉलम, यहां फिर वही पुराना पर्टिकुलर का कॉलम, यहां फिर वही पुराना, क्या पुराना नहीं, अब नहीं पुराना। क्या यहां पर कोई इनवॉइस नंबर दिखाओगे आप, क्या यहां इनवॉइस नंबर दिखाओगे आप? स्पेलिंग बार बार गलत लिखो, तो इनवॉइस नंबर नहीं दिखाना आपको। तो जो नई बात है, जो अलग बात है, तो वो क्या कि इन केस ऑफ परचेज रिटर्न तो यहां दिखाना है आपको डेबिट नोट नंबर, बस इतनी सी बात है, डेबिट नोट नंबर दिखाना है आपको। और अगर परचेज रिटर्न के बजाय सेल्स रिटर्न आ जाए तो क्रेडिट नोट नंबर लिखा दोगे आप। लिखना इसमें कुछ नहीं। बाकी इसके अलावा आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड बुक है, तो हम परेशान हो जाते हैं अरे कौन सी बुक आ गई। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक। और ऐसी सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो चलो जी ठीक है, तो बस फॉर्मेट वाइज तो बस इतना सा अंतर है। और यहां तो क्या वही डिटेल्स का कॉलम, और यहां आखिरी में क्या आएगा, यहां आएगा कॉस्ट का कॉलम। और अगर बाय चांस हम सेल्स रिटर्न बुक कर रहे होते, सेल्स रिटर्न बुक, तो भाई सेल्स बुक में तो सेल वैल्यू लिखते हैं, तो सेल्स रिटर्न बुक में भी सेल वैल्यू ही लिखेंगे। तो ऐसे करके बातें हैं। बाकी तो चीजों को करने का तरीका वही है। क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन है इसमें? भाई ये गुड्स लौटा रहे हैं, गुड्स लौटा रहे हैं, गुड्स लौटा रहे हैं, और हर जगह नॉर्मली लिखा है, यानी कि कोई कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो इस बार तो 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों ही रिकॉर्ड करनी है सीधे सीधे तरीके से। तो 2023 6 अप्रैल, तो 2023 अप्रैल 6 इस पार्टी को सामान लौटाया, उस पार्टी का नाम लिख देंगे हम। तो रमेश ब्रदर्स को सामान लौटा रहे हैं दिल्ली की, और इस बार तो सामान की डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी है। क्या सामान की डिस्क्रिप्शन दी कि हाँ ये लौटाया, वो लौटाया, टीवी लौटाया, चेयर लौटाई, ये लौटाया? तो इस बार कुछ नहीं दी। अब जब कुछ दिया ही नहीं है तो फिर दिखाएंगे क्या? तो फिर तो सीधा सीधा दिखाएंगे हम कि भाई कितना क्या लौटाया, किसको लौटाया, ये रमेश ब्रदर्स को लौटाया जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और अब क्या इसे अंडरलाइन करूं? भाई अंडरलाइन करके नीचे लिखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो अब अंडरलाइन करके कुछ नहीं लिखना मुझे। अब तो सीधा इसके आगे अमाउंट ही लिख देंगे हम कि 5000 है, 5000 का सामान लौटाया, और 5000 ही टोटल है, और 5000 ही कॉस्ट के कॉलम में आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे करके दिखा देंगे। अब जब अब कुछ है ही नहीं तो अंडरलाइन भी क्या ही करना है। अप्रैल 8 एंड देन अप्रैल 17, तो अप्रैल 8 की ट्रांजेक्शन एंड देन उसके बाद में अप्रैल 17 की ट्रांजैक्शन। अप्रैल 8 में सोहन ब्रदर्स मेरठ एंड देन महेश ब्रदर्स। तो सोहन ब्रदर्स मेरठ और महेश ब्रदर्स। तो बस पार्टीज का नाम ही लिखना है। अगर बाई चांस सामान की डिस्क्रिप्शन दी हुई हो तो हम वो भी दिखा देंगे। तो ये 10,000 और 2,000, तो 10,000 का सामान लौटाया है, तो 10,000 ही ग्रैंड टोटल होगा, तो यही सेम 10,000 यहां आ जाएगा। और 2,000 का सामान लौटाया है, 2,000 ही टोटल हो जाएगा।
और 2000 ही यहाँ पर कोट कर देंगे। एंड देन एट द एंड जैसा कि हम जानते हैं यहाँ हमें टोटल करना होता है, जो हो जाएगा हमारा 17,000। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी बुक का टोटल उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो यहां कहां ट्रांसफर किया जाएगा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर। तो परचेज रिटर्न, और परचेज का नेचर तो डेबिट होता है, परचेज का नेचर तो डेबिट होता है, बट परचेज रिटर्न का नेचर तो क्रेडिट होगा। और बस यहां अप्रैल महीने की ट्रांजैक्शन चल रही है, तो वो आखिरी दिन कौन सा होगा, तो वो होगा 30। तो 30 अप्रैल को हम सामान वापस कर देंगे, सारा का सारा टोटल यहां लिख देंगे। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। और जो हमने एक लास्ट सेल्स रिटर्न बुक की बात की, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर भी बस इतने ही अंतर आएंगे कि बस वहां पर सेल वैल्यू का कॉलम बनेगा, क्रेडिट नोट नंबर बनेगा। तो उसका भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो बड़े आराम से उसी तरीके से लिखना है आपको कि सबसे टॉप पे पार्टी नेम, फिर जो लौट आया वो सामान की डिस्क्रिप्शन। सामान की डिस्क्रिप्शन ना दी हुई हो तो ठीक है, आप सीधा सीधा पार्टी नेम लिख के ही खत्म कर दें। बाकी तो आमतौर पर नहीं आती रिटर्न बुक, नहीं आती परचेज रिटर्न बुक। बट क्या आज तक कभी किसी के पेपर में नहीं आई? ऐसा भी नहीं है, कभी कभी तो आई हुई है। तो पढ़ तो लेना चाहिए जरूर, ऑब्वियस सी बात है। आमतौर पर सबसे ज्यादा बार तो आने वाली परचेज बुक, सेल्स बुक है। और ऑब्वियसली पुराने चैप्टर कैश बुक में तो आएगा ही आएगा, वो ही तुम्हारी अपनी डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए ओके डन, टाटा बाय बाय, खत्म हुई बात। ओके टाटा।